नमस्कार दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस के क्लास में हम लोग प्रस्तावना के बारे में जान रहे थे और प्रस्तावना में ही अगला टॉपिक है प्रस्तावना का महत्व। ये प्रीलिम्स कम मेंस और मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में बीपीएससी हो यूपीएससी हो, उसमें अगर मेंस सवाल में प्रस्तावना के महत्व को पूछ दिया तो आपको उसको डिटेल जानना ही होगा। तो प्रस्तावना का सबसे जो फर्स्ट महत्व यही होता है कि संविधान का जो पूरा प्रारूप है, हमारा संविधान कैसा होगा और किन तथ्यों पर आधारित होगा। एक तरह से कहा जाए तो पूरे संविधान की जो भूमिका लिखी जाती है शुरुआत में, वही प्रस्तावना है। अब इसका महत्व क्यों है, वो कैसे है, आइए इसको डिटेल से जानते हैं। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। सीधी सी बात है कि भारतीय संविधान का आधार ही प्रस्तावना में है। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लिखित है। इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषाओं का परिलक्षण भी करती है। मैंने जो लोग संविधान का नींव रखे थे तो उनकी क्या अभिलाषाएं थी और उनके सपने क्या थे, वे सारे लोग डाले थे किस में? प्रस्तावना में। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर के शब्दों में, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का क्या है? विचार है। मैंने भारत की आने वाली पीढ़ियों को कैसे शासित किया जाएगा, तो वह एक दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। देखिए, हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। मैंने संविधान बनाते समय वो पूरे भविष्य को गढ़ रहे थे। संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग जो तथ्य हैं, ये अगर सवाल पूछे जा सकते, ये बात किसने कही, तो प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है, यह एक उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। आपने भी पिछले क्लास में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है, तो आपको संविधान के प्रस्तावना से ये लग जाता है पूरी तरह कि सारे संविधान का निचोड़ क्या है, और पूरे संविधान के हम आर्टिकल्स और भाग को देखते हैं तो लगता है कि नहीं, हमारा जो संविधान है प्रस्तावना में सिमटा हुआ है। मैंने प्रस्तावना वो सारी बातें कह देता है। एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिक शास्त्री सर अर्नेस्ट वारकर संविधान के प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं। मतलब कि संविधान की प्रस्तावना की जो सब भाषा वगैरह थी, जेल नेहरू के निर्देशन में सब हुआ था, या कहिए कि सब वहीं किए थे, तो एक तरह से जवाहरलाल नेहरू की जो दूरदर्शिता है वो तो प्रस्तावना के लेखन में ही दिखाई पड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वह प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट भी कहते हैं। कुंजी का मतलब होता है किसी चीज़ को खोलने वाला। तो प्रस्तावना एक ऐसा कुंजी है कि सभी संविधान के द्वारों को खोलने के लिए उसमें आप उसको देख सकते हैं। वह प्रस्तावना के पाठ से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 की शुरुआत में इसका उल्लेख किया था। तो प्रस्तावना का महत्व इन दूरदर्शी दार्शनिकों के और लोगों के विचारों से पता चल जाए कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला मानते हैं कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा से भी ज़्यादा है। यह हमारे संविधान की आत्मा है, जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है, और इसमें गंभीर संकल्प शामिल हैं जिन्हें एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। मतलब कि अमेरिका के जो
समान हमारा प्रस्तावना है, कहीं उससे अधिक भारतीय प्रस्तावना अधिक मजबूत है और सशक्त है, जिसे जल्दी बदला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से प्रतीत होता है कि विस्तार में यह पुस्तक के वाद विवाद का सरगर्भित अंश है, इसलिए इसे कुंजी नोट के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने लिखा कि मैं इसे उल्लिखित करने में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस बात पर गर्व है कि भारत के लोगों को अपना स्वतंत्र जीवन, राजनीतिक परंपरा और सिद्धांतों को शामिल कर शुरू करना चाहिए। जिस पश्चिम को हम पाश्चात्य कहते हैं, लेकिन जो अब पाश्चात्य से ज़्यादा कुछ नहीं है। माने पश्चिम अब पाश्चात्य हो चुका है, माने पास्ट हो चुका है, और भारत जो है क्या है, लगातार आगे बढ़ने वाले क्रम में है। देखिए, अब संविधान के एक भाग के रूप में ही प्रस्तावना को समझ सकते हैं। हमारा तो संविधान का प्रस्तावना का अपना महत्व है ही, लेकिन संविधान के एक भाग के रूप में ही प्रस्तावना को देखा जाता है। प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहता है कि क्या यह संविधान का एक भाग है, तो इसे एक लाइन में हम लोग क्या कह सकते हैं। देखिए, बेरुबाड़ी संघ मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है। सामान्य प्रयोजनों क्या करता है, दर्शाता है, और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया है, और प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकार करने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो सवाल सीधा आएगा कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो इसे संविधान निर्माताओं ने तो इसको भाग मानते थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबाड़ी संघ मामले में इस बात को कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। वो अलग बात है कि प्रस्तावना की कई ऐसे बातें हैं जो अलग अलग आर्टिकलों में दिखाई पड़ती है, लेकिन प्रस्तावना का भाग नहीं है। लेकिन अभी आगे और चलिए, इसमें और आपको मिलेंगे। केशवानंद भारती मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय के पूर्व व्याख्याता को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का ही एक भाग है। देखिए, बेरुबाड़ी मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। यह महसूस किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। LIC ऑफ इंडिया मामले में 1995 में 18 में भी पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। माने एक दो मामलों में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। एक केशवानंद भारती मामले और दूसरे LIC ऑफ इंडिया के मामले में हाई कोर्ट ने क्या कहा, संविधान का भाग है। संविधान के अन्य भागों की तरह ही संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया, परंतु तब जबकि अन्य भाग पहले से ही बनाए जा चुके थे। प्रस्तावना को अंत में शामिल किए जाने का कारण यह था कि इसे सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। जब प्रस्तावना पर मत व्यक्त किया जाने लगा तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस प्रस्ताव को तब स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान मत दिए जाने के बाद कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह संविधान के जनकों के मत से मान्यता रखता है। मैंने अब आपको बात क्लियर हो गई कि प्रस्तावना सिर्फ एक बेरुबाड़ी मामले में कहा गया कि भाग नहीं था, लेकिन केशवानंद भारती मामले और LIC मामले और उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो आप याद रखिए कि किसमें कहा गया कि संविधान प्रस्तावना का भाग नहीं है, तो बेरुबाड़ी मामले में। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इसके दो तथ्य उल्लेखनीय हैं। पहला है कि प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उनकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का कोई स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकता है। यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। संविधान का तो भाग है, लेकिन इसके बातों को लेकर न्यायालय में चुनौती हम लोग नहीं दे सकते हैं। देखिए, ये जो जहाँ जहाँ आप अवतार देखे थे, इसमें संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति 1960 द्वारा संदर्भ लिया गया
जो बेरुवाड़ी संघ और एन्क्लेव परिवर्तन के बारे में 1958 में के भारत पाकिस्तान समझौते को लागू करने से संबंधित था। माने इस मामले में उसको अंग नहीं माना गया, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 73 और LIC ऑफ इंडिया बनाम कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च 95 में इसे संविधान का भाग माना गया है। प्रस्तावना में संशोधन की क्या संभावना हो सकती है, तो आइए देखते हैं। क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है? तो यह प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केस केशवानंद भारती मामले 1973 में उठा था। यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व और मूल विशेषताओं जो कि प्रस्तावना में उल्लिखित है को ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रस्तावना जो है वो क्या कहता है कि ये संविधान का मूल ढांचा है, तो मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते, ये संविधान में भी कहा गया है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और न्यायालय ने अपना यह मत बेरुवाड़ी संघ 1960 के तहत दिया और कहा कि पूर्व में इस केस में संदर्भित निर्णय गलत था और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट कहा है कि बेरुवाड़ी में भले कहा गया था कि भाग नहीं था, लेकिन व्यवस्था दी गई कि नहीं संविधान का भाग है, और जब संविधान का भाग है तो हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। देखिए, दूसरे शब्दों में न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को, जो मूल विशेषता है वो 368 संशोधित नहीं किया जा सकता है। हमारे संविधान की इमारत प्रस्तावना में वर्णित मूल तत्वों पर आधारित है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाता है तो संरचना कायम नहीं रहेगी और यह इस संविधान नहीं होगा या यह अपनी पहचान को बनाए नहीं रख पाएगा। एक संशोधन शक्ति की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती कि संसद को राज्य व्यवस्था की इन मूलभूत और बुनियादी विशेषताओं में से किसी को भी दूर करने की शक्ति प्रदान की जा सके। अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 संशोधित किया गया है और इसके जरिए इसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता। इस संशोधन को वैध ठहराया गया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि क्या संविधान में जो हमारा प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है कि नहीं। तो एक बेरुवाड़ी संघ के मामले में जो भारत पाकिस्तान में विलय कुछ इनक्लेव को लेकर के बात थे उसको छोड़ दिया जाए तो उस समय कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन उसके बाद केशवानंद भारती मामले और LIC ऑफ इंडिया मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब दूसरी बात आती है कि संविधान के प्रस्तावना में क्या हम संशोधन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो पहले यह मत दिया गया कि चूंकि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन बाद में वहीं केशवानंद भारती मामले में इस बात को स्वीकार जब किया गया कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग है तो संशोधन कर सकते हैं, यह उच्चतम न्यायालय व्यवस्था दिया। लेकिन उसने यह भी कहा कि प्रस्तावना का जो मूल तत्व है और मूल भाग है उसमें संशोधन करने से पूरा संविधान ही गड़बड़ा जाएगा, तो प्रस्तावना के मूल तत्वों में कभी संशोधन नहीं होगा। तो लेकिन ये जो 42वें में जो जोड़ा गया, 76 में 3 शब्द जोड़े गए, तो इस संशोधन को वैध ठहराया गया। तो इसलिए इसमें मूल बातों को हटा नहीं सकते, कुछ बातों को हम लोग जोड़ सकते हैं, तो संविधान का संशोधन माना जा सकता है। तो इसलिए हमारा संविधान की प्रस्तावना का जो महत्व है उल्लेखनीय है। तो इस तरह से आप अगर पढ़ेंगे और इसको अक्षर से याद करके भी अपनी भाषा में लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिलेगा। और फिल्म्स का इसमें कई क्वेश्चन बन गए कि किसने क्या कहा। तो अभी के लिए इतना, धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं पॉलिटिकल साइंस के अगले क्लास में।